यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नाभिकीय रिएक्टर करेंगे, ठीक है ना, जो ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसका प्रयोग हम लोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं, लेकिन उसमें जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, जिसमें कि यूरेनियम का विखंडन होता है। यूरेनियम ईंधन के रूप में या प्लूटोनियम भी ईंधन के रूप में उसमें प्रयोग किया जाता है। और सही मायने में बोलिए तो ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जो यूरेनियम है या प्लूटोनियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व बोले जाते हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले जो वीडियो था, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें बताया था मैंने आपको कि ये सारे तत्व अपने आप विखंडन होते हैं। मतलब ये अपने आप ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और उस वजह से इनका विखंडन होता रहता है और उनका जो द्रव्यमान है वो कम होता रहता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में हम उसी जो स्वतः अभिक्रिया होती है, उनका जो रेडियो एक्टिव क्षय होता है उसी का प्रयोग करते हैं और उसको कंट्रोल करके, ठीक है ना, उस प्रक्रिया को हम नियंत्रित करके उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में जो हमने बताया था आपको कि जो यूरेनियम विखंडित होता है तो उसमें ऊर्जा तो निकलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके साथ न्यूट्रॉन भी निकलता है, न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होता है। और जो यूरेनियम न्यूक्लियस होता है उसको तोड़ने के लिए एक न्यूट्रॉन की ही ज़रूरत होती है। वो न्यूट्रॉन का जो वेग है वो कम होना चाहिए, मंद गति होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रॉन से ही वो टूटता है। और एक न्यूट्रॉन से अगर आप एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो उसमें तीन न्यूट्रॉन फिर से उत्पन्न होते हैं और तीन न्यूट्रॉन फिर से आपके तीन न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं और वो तीन तीन मिल करके 9 न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी ही बहुत बड़े नाभिकीय अभिक्रिया में बदल जाती है और इसीलिए इसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में ऊर्जा उत्पन्न होती है अगर यह अभिक्रिया स्वतः होती है। और इसी प्रक्रिया का उपयोग करके हम लोग जो नाभिकीय बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो बनाते हैं। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में जो अभिक्रिया है वो, जिसको आप श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन हो जाता है। कहने का मतलब एक न्यूट्रॉन से तीन न्यूट्रॉन, तीन से फिर 9 न्यूट्रॉन, फिर उससे 27 न्यूट्रॉन, और इस तरीके से ये अभिक्रिया जो है बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करती है और उसमें विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, जिसको हम न्यूक्लियर विस्फोट बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि जो ये ऊर्जा है जो इतनी जल्दी इतनी बड़े मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, उस ऊर्जा का हम लोग प्रयोग किसमें करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन में करते हैं। लेकिन इतनी जल्दी अगर इतनी बड़ी ऊर्जा पैदा हो जाएगी तो वो विस्फोट बनेगा, विस्फोट का कारण बनता है। इसलिए हम उस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। मतलब जो हमारा विखंडन की प्रक्रिया होती है उसको चेन रिएक्शन में नहीं बदलने देते, मतलब श्रृंखला अभिक्रिया में बदलने नहीं देते, उसको कंट्रोल्ड करते हैं। मतलब नियंत्रित करके, उस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करके हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिससे कि जितना ऊर्जा हमें चाहिए उतना ही उत्पादित हो। तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो दिख रहा है आपको कि नाभिकीय रिएक्टर में जो नाभिकीय विखंडन होता है उसकी श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ही ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है, लेकिन उसको हम कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, है ना। एक नाभिकीय रिएक्टर के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको ईंधन के बारे में पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन से ईंधन का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना, यूरेनियम केवल नहीं लिखना है आपको, यूरेनियम का 235, मतलब ऐसे जनरली यूरेनियम 238 मिलता है। मतलब यूरेनियम जो हमारे यहाँ मिलता है उसका जो द्रव्यमान होता है, या कह सकते हैं उसका जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या 238 होता है। उसको बनाया जाता है, एनरिचमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और उसको 235 में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। उसी तरीके से दूसरा ईंधन प्लूटोनियम का भी यूज किया जाता है और ये प्लूटोनियम जो है 239 है।
तो 239 इसका होता है द्रव्य भार संख्या, और इसका 235 होता है। इन दोनों ईंधन का प्रयोग किया जाता है रिएक्टर में, और रिएक्टर का ये सबसे मुख्य भाग होता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा मंदक है। मंदक का मतलब ये होता है कि जो रिएक्टर में नाभिकीय जो विखंडन की प्रक्रिया, मैंने क्या कहा था कि उसमें जो उत्पन्न होता है न्यूट्रॉन, वो बहुत ही तेज गति से गतिमान होता है। उस न्यूट्रॉन को रोक, थोड़ा सा उसकी गति को कम करना, उसके गति का मंदन करना जरूरी है। मंद गति से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन ही इस यूरेनियम को तोड़ता है। मतलब यूरेनियम को तोड़ने में या प्लूटोनियम को तोड़ने में जो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए कारगर साबित होता है, वो जो यूरेनियम है, सॉरी, वो न्यूट्रॉन मंद गति का होना चाहिए, मंदगामी होना चाहिए। तो इसलिए जो न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन के बाद जो निकलता है, उत्सर्जित होता है, वो उस न्यूट्रॉन का जो ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वो बहुत तीव्र गति से घूमता है, और इस वजह से तीव्र गति से गतिमान रहता है, और इस वजह से उनको हमें थोड़ा उनकी गति को कम करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तब जा कर के वो फिर से दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ता है। तो अगर मंद करेंगे तो उसके लिए हमें उसके अंदर कुछ मंदक के रूप में डालना पड़ता है, जिसको मॉडरेटर बोला जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर मंदक के रूप में आप क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है, रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन तीव्रगामी होते हैं, बहुत तेज गति से गतिमान होते हैं, जिनकी ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताए थे आपको कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है पिछले वाले वीडियो में, है ना। वो आ भी सकता है आपको जूल में कितनी होती है। जबकि U-235 जो होते हैं, उसके विखंडन के लिए मंदगामी इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा 0.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻13 जूल होता है, ठीक है ना, की आवश्यकता होती है। मतलब आपको जो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है यूरेनियम या प्लूटोनियम के विखंडन के लिए, वो चाहिए उसकी ऊर्जा 0.03। लेकिन जब विखंडन होता है, आपने एक मान लीजिए मंदगामी न्यूट्रॉन लिया, उसको विखंडित कर दिया यूरेनियम से, तो यूरेनियम विखंडित होकर के 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, और जो नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है, उनका जो वेग होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब इतना ऊर्जा लेकर के निकलता है, समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, है ना। तो उसके लिए हमें अगर बाद में फिर से रिएक्शन को, क्योंकि श्रृंखला अभिक्रिया करना है, चेन में बनाना है, मतलब एक न्यूट्रॉन निकले तो फिर से दूसरा यूरेनियम को तोड़े, फिर न्यूट्रॉन निकले फिर दूसरा यूरेनियम को तोड़े, तो एक में 3 निकलता है, फिर से 3 मिलकर के 3 न्यूक्लियस को तोड़ेगा तो 9 निकलेगा, 9 फिर से 9 यूरेनियम को तोड़ेगा तो 27 निकलेगा। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन निकलेंगे जितने भी, उनका जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको कम करना पड़ेगा, उसकी ऊर्जा को इतनी करनी पड़ती है, तब वो चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। अदरवाइज अचानक जो है अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ये कंट्रोल्ड वे में करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है, अदरवाइज वो अनकंट्रोल्ड वे में रिएक्शन होगा तो एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है ना। तो की आवश्यकता होती है, इसलिए रिएक्टर में मंदक के रूप में हमको ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं तो मंदक के रूप में कुछ पदार्थ डालने पड़ते हैं, जिसमें कि आप पढ़ेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, जो ज़्यादातर यूज किया जाता है D2O, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या हेवी वाटर भी कहते हैं, भारी जल भी बोलते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मंदक का काम क्या है, तो न्यूट्रॉन को की गति को कम कर देना, उनको अवशोषित भी करके उनकी गति को कम कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंदक का कार्य न्यूट्रॉनों को अवशोषित, जिसके लिए भारी जल, देखिए हमने लिखा ना भारी जल का प्रयोग करते हैं, तो भारी जल है आपका, जिसके लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भारी जल है, और भी है इसके अंदर भारी जल के साथ साथ क्या कहते हैं, भारी जल तो है ही, लेकिन साथ साथ इसमें देखिए यहाँ पे छूट गया है बेरिलियम, इसके लिए भारी जल भी का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस जो है हाफ रह गया है,
तो भारी जल भी किया जाता है प्रयोग में। फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ना, भारी जल ग्रेफाइट एवं बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है, बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ठीक है ना, ग्रेफाइट एवं बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये छूट गया था, तो ध्यान रखना है कि जो बहुत बड़े पैमाने पे जो आज भी प्रयोग किया जाता है वो भारी जल ही है, जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं या हेवी वाटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, या ग्रेफाइट होता है या बेरिलियम ऑक्साइड होता है। फिर आपका हमने क्या कहा था, जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। अगर वो अनकंट्रोल्ड वे में हो गया या अनियंत्रित हो गया तो वैसा रिएक्शन विस्फोट का कारण बनता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए उसमें नियंत्रक अथवा सुरक्षा छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये नियंत्रक अथवा सुरक्षा छड़ें जो होती है उसके लिए हम लोग कैडमियम या बोरोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये छड़ें होती है कैडमियम का या सीडी जिसको बोलते हैं, या बोरोन की छड़ें होती हैं। वो जो उसका जो रिएक्टर का ईंधन है वहीं पे उसको रखा जाता है, और ये जो है मतलब जो रॉड है उसके द्वारा जो न्यूट्रॉन का है उसका उत्सर्जन को कंट्रोल किया जाता है। तो मतलब ये है कि इससे आप कंट्रोल जो रॉड होता है, कंट्रोल छड़ होता है, इसके इसके द्वारा ईंधन को बंद भी, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको बंद भी कर दिया जा सकता है। मतलब अगर जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है वो बहुत ही अगर ज़्यादा होने लग जाता है, या न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि इसको कंट्रोल करना होता है, तो इसी रॉड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं सुरक्षा छड़ें, नियंत्रक एवं सुरक्षा छड़ें, जिसमें कि कैडमियम और बोरोन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसको अगर हमें मतलब वैज्ञानिकों को या जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन जो है श्रृंखला अभिक्रिया वो बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो वो क्या करते हैं, इस छड़ों को जो रिएक्टर है उसके मुख्य भाग के अंदर ढकेल देते हैं, और उसकी वजह से ये जो है उनका जो विखंडन दर है उसको अवशोषित कर लेता है, उसकी वजह से ये रिएक्शन नियंत्रित हो जाता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन का जो अवशोषण का दर है, मैंने अभी बोला था थोड़ा देर पहले कि ये न्यूट्रॉन को ही अवशोषित करता है। तो मतलब ये है कि कंट्रोल रॉड अगर आप डालेंगे तो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करेगा तो न्यूट्रॉन का जो उत्सर्जन होना था वो नहीं होगा। न्यूट्रॉन जब उत्सर्जित नहीं होगा तो रिएक्टर ही बंद हो जाता है। तो जब आकस्मिक स्थिति आ जाती है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्टर एकदम अनकंट्रोल होना शुरू हो जाता है, तो पूरा का पूरा रिएक्टर के अंदर ये जो कंट्रोल रॉड है उसको ढकेल देते हैं पूरे को, और उसकी वजह से न्यूट्रॉन सारा अवशोषित हो जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो जाता है। फिर उसकी जांच की जाती है और फिर से धीरे धीरे करके उसको स्टार्ट किया जाता है। मतलब क्या है कि सुरक्षा की दृष्टि से नियंत्रक जो रॉड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो हमने लिखा है कहता है इनकी छड़ें विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। विखंडन की दर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, न्यूट्रॉन करता है। और न्यूट्रॉन जब अगर ज़्यादा निकलेगा, जैसे मैंने कहा था एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन निकालता है, फिर 3 न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर 9 से 27 निकलते हैं, और ये प्रक्रिया तुरंत ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित करती है। तो अगर आप इसका छड़ विखंडन के लिए प्रयोग में नहीं लाएंगे तो न्यूट्रॉन आपके रिएक्शन को अनियंत्रित कर देगा और विस्फोट हो सकता है। इसलिए नियंत्रित करने के लिए हम छड़ उसके अंदर रखते हैं। अगर ईंधन से ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन होना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन अनकंट्रोल वे में जा रहा है,
तो इनकी छड़ें उनके अंदर डाल दी जाती है पूरी की पूरी, जिससे कि जो ईंधन है उसके निकलने वाली सारी की सारी न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाती है और फर्दर रिएक्शन आगे रिएक्शन नहीं बढ़ पाता। ठीक है ना। तो ये है आपका नाभिकीय रिएक्टर में ये वाला। इसके बाद जो है इसी में और भी है जो शीतलक का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसमें देख लीजिए ये जो नियंत्रक और सुरक्षा छड़ें हैं, है ना, इनमें यहाँ पे मैंने लिखा था कैडमियम तथा, आपने देखा ही होगा कैडमियम तथा जो बोरोन है उसका वो न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है और इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। जब इन छड़ों को रिएक्टर के अंदर ढकेल दिया जाता है तो न्यूट्रॉनों के अवशोषण की दर बढ़ जाती है अथवा विखंडन की दर कम हो जाती है। मैंने कहा ही था कि जब ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें कि लगता है कि ऊर्जा बहुत अचानक बढ़ रही है, ऊष्मा बढ़ रही है, तो उस स्थिति में जो ये नियंत्रक छड़ें हैं उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है और उससे फिर से विखंडन की दर को नियंत्रित की जाती है। और आकस्मिक स्थिति में जब विखंडन की दर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगे, तब इन जो छड़ों हैं उनको, इन छड़ों को उनके अंदर पूरी तरीके से डाल दिया जाता है जिससे कि एक भी न्यूट्रॉन उत्सर्जित ना हो, सारी की सारी न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाए। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस स्थिति में, क्योंकि जो नाभिकीय विखंडन है मतलब जो यूरेनियम का विखंडन बंद हो जाता है, इसलिए बोला जाता है कि जो रिएक्टर है वो बंद कर दिया गया। मतलब क्या है, जब इन छड़ों को रिएक्टर के अंदर ढकेल दिया जाता है तो न्यूट्रॉनों के अवशोषण की दर बढ़ जाती है और विखंडन की दर कम हो जाती है। अतः आकस्मिक स्थिति में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, है ना, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है, तब ऐसा किया जाता है। इन छड़ों के प्रयोग द्वारा नाभिकीय रिएक्टर को ईंधन विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर को नहीं, नाभिकीय रिएक्टर में, है ना, ईंधन के विखंडन को बंद कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है जब ऊष्मा मान लीजिए कि नियंत्रित अवस्था में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो क्या करेंगे, तो नियंत्रित अवस्था में अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको, उसका जो ऊष्मा है उसको हमको अवशोषित करना पड़ता है। उसके लिए वहाँ पे पानी डालते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसको आप ड्राई आइस बोलते हैं वो डालते हैं, जिससे कि उसका ऊष्मा जो है वो अवशोषित हो जाए और वो भाप में बदल जाए। जैसे पानी डालिएगा तो पानी क्या होगा, भाप में बदल जाएगा। और भाप को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, जब वो हाई प्रेशर पे हो जाता है, उच्च दाब पे हो जाता है, तो उसको एक पाइप के थ्रू उस भाप को भेजा जाता है जहाँ पे टरबाइन होता है। टरबाइन रोटेट करने लगता है और टरबाइन जब घूमता है तो उसके साथ जो डायनमो कह सकते हैं, जो जनरेटर होता है, वो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने लगता है। तो विद्युत ऊर्जा में हमने कन्वर्ट कर दिया कौन सी ऊर्जा को, तो ऊष्मा ऊर्जा जो नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पन्न हुआ था। तो वही शीतलक जो है कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि टरबाइन को रोटेट करने के लिए जब भाप में हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब इससे पहले ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और जब ये भाप में बदल जाता है, जैसे नाभिकीय विखंडन में जो उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करके भाप बनाते हैं और भाप से टरबाइन को रोटेट करते हैं जो कि जनरेटर से लगा होता है और उसमें वो डायनोमो कह सकते हैं उसके साथ होता है और वो जो विद्युत ऊर्जा का वो उत्पादन करता है। मतलब विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो उसके अंदर जनरेटर के अंदर आपको दिखता है। तो क्या है, नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न अधिक ऊष्मा, नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न अधिक ऊष्मा की मात्रा को शीतलक द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसके लिए वाटर H2O तथा CO2 का प्रयोग किया जाता है। इस ऊष्मा से भाप बनाया जाता है जिसका प्रयोग टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। जितनी भी विद्युत ऊर्जा है, चाहे वो क्या कहते हैं थर्मल पावर बोलते हैं, तापीय विद्युत ऊर्जा है जहाँ आप कोयला जलाते हैं या गैस जलाते हैं, तेल जलाते हैं, उससे सबसे या भाप जनरली क्या करते हैं तो भाप बनाते हैं और भाप बना करके टरबाइन को रोटेट करते हैं और टरबाइन रोटेट होता है तब जनरेटर के अंदर वो क्या कहते हैं, आपने पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बदलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। विद्युत फ्लक्स बदलने से ऐसा होता है जो क्या कहते हैं फैराडे ने कहा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है और वहाँ से फिर क्या कहते हैं
विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा वोल्टेज उत्पन्न होता है वहाँ पे, और तब जाकर के करंट जनरेट होता है। मतलब ये है, आपको उतना में नहीं जाना है, आपको केवल ये जानना है कि टरबाइन जब हम रोटेट करते हैं तो जनरेटर से टरबाइन लगा होता है, तो उसको उसके क्वाइल को घुमाता है और उसकी वजह से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये मेनली यहाँ तक है, शीतलक तक। तो आपसे पूछ देता है शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो H2O, CO2, ठीक है ना। कंट्रोल रॉड के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है, कैडमियम का रॉड, बोरोन का रॉड, ठीक है ना। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 लिखना है और प्लूटोनियम 239 लिखना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। फिर दूसरा था मंदक के रूप में किसका, मॉडरेटर के रूप में किसका यूज करते हैं, तो मैंने आपको मॉडरेटर के रूप में हेवी वाटर बताया था, D2O, है ना। बहुत बड़े पैमाने पे D2O का यूज किया जाता है। फिर ग्रेफाइट होता है, बेरिलियम ऑक्साइड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक नंबर में बहुत आती है। और अगर आता है कि नाभिकीय रिएक्टर के बारे में लिखिए, तो ये सारी चीज़ें लिख देंगे आप। तो आपको परिरक्षक के रूप में केवल जो वहाँ पे काम करते हैं, ये परिरक्षक जो है, शील्ड जिसको बोलते हैं, तो जो नाभिकीय रिएक्टर के पास काम करने वाले लोग होते हैं उनको मैंने बताया ही था आपको कि नाभिकीय विखंडन द्वारा 3 तरह की किरणें उत्सर्जित होती है, जिसको अल्फा बीटा गामा रेज बोलते हैं, है ना। अल्फा कण बोलते हैं, बीटा कण और गामा, तीनों ही बहुत ऊर्जा वाली होती है। उसकी वजह से वो बहुत ही हानिकारक होती है। वो कैंसर उत्पन्न करती है। मतलब जिन लोगों के बॉडी से वो अगर पास कर जाए तो वो कैंसरस होता है, कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इस वजह से वहाँ पे लोग जो काम करते हैं उनको बचाने के लिए जो नाभिकीय रिएक्टर है उसके चारों ओर बड़ी बड़ी मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है, जिससे कि जो रेडिएशन है वो बाहर ना आए। फिर भी वहाँ पे लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में कई प्रकार के हानिकारक विकिरण निकलते हैं जो रिएक्टर के पास कार्य करने वाले लोगों के लिए घातक होते हैं। अतः इनसे बचाने के लिए लोगों रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है। मतलब बहुत मोटी दीवारें इसलिए बनाते हैं जिससे कि जो वहाँ से निकलने वाली विकिरण है वो उनको हानि ना पहुँचाए और वो सुरक्षित रहें। लेकिन तब भी लोगों को कैंसर हो जाता है, इतनी ये घातक किरणें होती हैं। मतलब सोच सकते हैं कि उस कंक्रीट से भी बाहर आने की संभावना उनकी बनी रहती है। तो ये और इसीलिए जो है नाभिकीय रिएक्टर को बनाने में बहुत खर्च आता है, क्योंकि उससे आपको ये काम करना है, शील्ड बनाना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन इसमें यही होता है कि ईंधन जो है, थोड़ा सा ईंधन जो है आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करके देता है, इसलिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात वही है कि ये इसके अंदर एक तो जो विकिरण है वो बहुत ही डेंजरस है। दूसरा, हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि अगर ये रिएक्शन जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो अगर अनियंत्रित हो जाए तो विस्फोट होने का खतरा बना रहता है। तो इसके अंदर ये भी बात रहती है। इसके अंदर ये भी बात होती है कि ये जो है कहीं अनियंत्रित होकर के विस्फोट ना हो जाए। तो ये जब आपने रिएक्टर बनाया है तो ये संभावना तो हमेशा रहेगी, जब तक रिएक्टर की लाइफ होती है तब तक रहता है। फिर इसमें जो है जो इसका ईंधन जब आप जलाते हैं तो जो अवशेष रह जाता है उसको भी रखने की समस्या होती है, उसको कहाँ रखा जाए, है ना। वो भी उसके भी चपेट में आने से, मतलब को जो लोग वहाँ पे होते हैं उससे भी विकिरण निकलता रहता है और उससे भी खतरा रहता है। तो उसको कहाँ पे डंप किया जाए, कहाँ पे रखा जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए बहुत सारे देश जो है इसका यूज नहीं करते हैं नाभिकीय रिएक्टर का, हालांकि भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन ये नाभिकीय रिएक्टर जो है उसमें आपसे पूछा जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर जो है उसमें मुख्य भाग क्या क्या होता है। ठीक है, मेनली ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो नाभिकीय रिएक्टर को बंद करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो नियंत्रक रॉड हमेशा ऐसा होता है। जो कैडमियम का रॉड होता है उसको खींच लेते हैं बाहर तो रिएक्शन बढ़ जाता है, अंदर डाल देते हैं तो रिएक्शन कम हो जाता है। पूरे तरीके से ईंधन के चारों तरफ अगर डाल दिया जाए तो सारी की सारी जो न्यूट्रॉन है वो अवशोषित हो जाती है और रिएक्टर स्टॉप कर जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग इससे संबंधित एक और है नाभिकीय संलयन है।
नाभिकीय विखंडन के बाद जो है वो नाभिकीय संलयन है, जिसमें कि दो जो न्यूक्लियस है वो मिल करके ऊर्जा उत्पादन करता है, जो हाइड्रोजन में देखा जाता है। उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ये हमने यहाँ पे आपको बताया। नाभिकीय विखंडन क्या है ये आता भी है आपको, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, नाभिकीय विखंडन क्या है। तो मैंने क्या कहा कि नाभिकीय विखंडन में जो नाभिक है वो टूटते हैं, लेकिन प्रायः जो है रेडियो एक्टिव नाभिक जो होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसे नाभिक जो जनरली भारी नाभिक होते हैं। तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी नाभिक न्यूट्रॉन, जो मंदगामी न्यूट्रॉन थे, मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर में बताया था आपको कि मंदगामी न्यूट्रॉन से ही ऐसा संभव होता है, और वो मंदगामी न्यूट्रॉन ही नाभिक को तोड़ने में संभव मतलब उसको तोड़ने में सक्षम होते हैं। मतलब ये है कि न्यूट्रॉन जो होता है उनका अवशोषण करके नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में जो नाभिक होता है, जो जैसे यूरेनियम है, वो न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है, और अवशोषण करके जब टूटता है तो दो नाभिक में टूटता है, जिनका द्रव्यमान करीब करीब तुलनीय, बराबर नहीं लेकिन करीब करीब आसपास होता है, और बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, साथ साथ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन मैंने यहाँ पे बताया था आपको। तो देखिए यूरेनियम 235 जो कहा था मैंने, ईंधन में प्रयोग किया जाता है, उसमें आपने न्यूट्रॉन डाला मंदगामी, इसको अवशोषित कर लिया, तो इसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जुड़ जाएगा, 235 + 1 236। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, तो ये 92 का 92 ही रहेगा, और 92 अगर द्रव्यमान संख्या है, परमाणु संख्या है, तो वो यूरेनियम ही कहलाएगा, है ना, जो आइसोटोप हो गया एक तरीके से। तो आइसोटोप इसको बोल सकते हैं, समस्थानिक बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो संख्या है, परमाणु संख्या समान है, परमाणु भार बदल गया, ठीक है ना। तो परमाणु संख्या, जब परमाणु संख्या समान है यहाँ पे, फिर ये परमाणु भार बदल गया और ये टूटता है। जब टूटता है तो देख रहे हैं एक बेरियम है, एक क्रिप्टन है। बेरियम का द्रव्यमान 144 है और क्रिप्टन का 89 है, और इसका परमाणु संख्या 56 है, 56 और 36 है। 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है जो तीव्रगामी होते हैं, साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो मतलब जो नाभिकीय विखंडन है उसमें ध्यान रखना है, भारी नाभिक ऐसा करते हैं, हैवी न्यूक्लियस करते हैं। ये जो भारी नाभिक है ये हैवी न्यूक्लियस है, जितने भी हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो ऐसा करते हैं, जैसे प्लूटोनियम है, थोरियम है, आपका यूरेनियम तो आपने पढ़ा ही, तो ये रेडियम है, ये भारी नाभिक हैं। भारी नाभिक ऐसा करते हैं, न्यूट्रॉन का अवशोषण करते हैं, और उसका जो अवशोषण द्वारा जब वो टूटते हैं तो छोटे छोटे हल्के नाभिक में टूटते हैं, जिनमें कि फिर से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और फिर से न्यूट्रॉन का उसमें उत्सर्जन होता है। वही न्यूट्रॉन फिर से दूसरे नाभिक को, जैसे ये 3 न्यूट्रॉन है तो 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, जैसे एक यूरेनियम था, इसके अंदर आपने क्या किया, 1 न्यूट्रॉन दिया, तो इसने क्या किया, 3 न्यूट्रॉन को जन्म दिया, है ना, 1 न्यूट्रॉन इधर, 1 न्यूट्रॉन इधर, 1 न्यूट्रॉन इधर। अब तीनों न्यूट्रॉन फिर से 3 यूरेनियम को तोड़ेगा, फिर से 3 मिलकर के कितना करेगा, तो 9 न्यूट्रॉन को जन्म देगा। इस तरीके से 9 न्यूट्रॉन, तो 3 ये फिर से यूरेनियम को तोड़ेगा। तो सोच सकते हैं कि कितना यूरेनियम टूटेगा। इस तरीके से एक यूरेनियम यहाँ हो गया, है ना, फिर एक यहाँ हो गया, आपका एक यूरेनियम ऐसे हो गया, ये भी 3 जन्म देगा न्यूट्रॉन को, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपका जो यूरेनियम है फिर से टूटेगा, है ना। और देख रहे हैं आपकी कितना ज्यादा ये रिएक्शन तेजी से हो रहा है। 1 3 में बदला तो 3 9 में बदल गया, और 9 27 देगा, सब 3 3 टूटेगा तो 3 3 फिर से जन्म लेगा। ये रिएक्शन चेन रिएक्शन कहा जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब 1 न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन जन्म देता है, फिर 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243, और ये सब में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है, जिसमें कि बड़ी मात्रा में, बहुत कम समय में, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और इसीलिए ये ऊर्जा इतनी मात्रा में जो अचानक जो पैदा होती है, ये नाभिकीय विस्फोट का कारण बनता है, और इसीलिए ये नाभिकीय विखंडन इतना डेंजरस होता है। तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में ऊर्जा जहां भी निकलेगी, बहुत मात्रा में अचानक निकलेगी, तो वो हमेशा विस्फोट का कारण बनेगा, और वो हमेशा
वैसी जो भी रिएक्शन होती है वो हमेशा डेंजरस होती है। तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है कि 1 से 3 निकलता है, 3 से 9, 9 से 27, तो इसको कैसे कंट्रोल करें कि रिएक्शन हमारे जो उपयोग के लिए काम में आ जाए। मतलब ऐसा रिएक्शन हो जो कि कंट्रोल हो, नियंत्रित हो और हमें ऊर्जा का उत्पादन देते रहे। तो ऐसे रिएक्शन के डायरेक्शन में हम लोग वही कैडमियम रॉड से इसको कंट्रोल करते हैं और जो ऊर्जा हमको मिलती है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन को, जो श्रृंखला अभिक्रिया है, इसको नियंत्रित करना जरूरी है। अदरवाइज यही अगर नियंत्रित नहीं करते हैं या ऐसे ही रिएक्शन को छोड़ देते हैं तो यही प्रक्रिया विस्फोट में बदल जाती है और इसी प्रक्रिया का प्रयोग हम न्यूक्लियर बम में करते हैं। तो न्यूक्लियर नाभिकीय बम जो बनाया जाता है उसमें जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है वो अनियंत्रित होती है। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि न्यूक्लियर बम के अंदर कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया होती है, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। दोनों ध्यान रखना है कि जब आप नियंत्रण करेंगे तब ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, जब नियंत्रित नहीं करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। तो बॉम्ब में इसीलिए हम अनियंत्रित ये वाला जो है इसको छोड़ देते हैं उसी तरीके से। मतलब 3 न्यूट्रॉन 9 को जन्म देता है, 9 27 को, फिर 243, इस तरीके 81, फिर 243 चलते जाता है, 729 न्यूट्रॉन इस तरीके से उतने उतने न्यूक्लियस को तुरंत तोड़ना शुरू कर देते हैं और इस वजह से अचानक वो बहुत लार्ज अमाउंट में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो वहाँ पे जहाँ पे विस्फोट होता है 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तापमान पैदा कर देता है। तो सोच सकते हैं कि कितना तबाही का कारण बन सकता है ये नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन एक बहुत ही मतलब जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ही लार्ज मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का या उष्मा का उत्पादन होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा है नाभिकीय संलयन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके पहले था न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन, अब है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय विखंडन में क्या था, भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटते हैं। लेकिन नाभिकीय संलयन में ये जो है फ्यूजन होता है, मतलब मिलते हैं 2 हल्के नाभिक परस्पर मिल करके संयोग द्वारा एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है वो इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन जो है हल्के नाभिक हैं वो मिल करके वो भारी नाभिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन का दूसरा फॉर्म जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम मिल करके यहाँ पे ट्रिटियम बनता है, इतना ऊर्जा देता है। फिर जो है ट्रिटियम के साथ ड्यूटेरियम का रिएक्शन होता है तो हीलियम बनता है, इतना ऊर्जा देता है। तो ये क्या है, हल्के नाभिक जो है भारी नाभिक बनाते हैं। ये दोनों हल्के नाभिक हैं, ये भारी नाभिक बना रहे हैं और इनमें भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये नाभिकीय संलयन कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूजन का मतलब मिल जाना और फिशन का मतलब टूट जाना। तो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो आपको नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। वहाँ पे आपको पता है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हल्के नाभिक आपस में मिल करके संयोग द्वारा एक भारी नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जो कि सूर्य और तारों में देखा जाता है। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के बारे में करेंगे कि इस जो आपका नाभिक है उसके क्वेश्चन जितने भी होंगे उसके बारे में।